हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और इसमें हमारा जो आज का पार्ट है वो पोस्ट मॉडर्निज्म पे सेंटर्ड है। यानी कि इससे पहले हमने मॉडर्निज्म को पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है और इसका इन्फ्लुएंशियल फिगर्स जो इस टाइम पे थे उनको डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो इस टाइम पे प्रोड्यूस हुई उनको डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके दिमाग में हौच पौच ना हो मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म को लेके, तो इसलिए बेसिक डिफरेंस के बेसिस पे हम इस पूरे लेक्चर को कवर अप करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन विद वेरी वार्म वेलकम। So you can see with the concept of post modernism, यानी पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, द टर्म पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, ये टर्म जो है ना was first used in 1870 by the artist John Watkins Chapman। ठीक है, तो आपको ये नेम याद रखना है, यानी किसने इस टर्म को सबसे पहले यूज किया था, तो जॉन वाटकिंस चैपमैन। ठीक है, 1870 में। ओके, पोस्ट-मॉडर्निज्म कैन बी सीन एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द आइडियाज एंड वैल्यूज ऑफ मॉडर्निज्म। यानी कि ये क्या था, मॉडर्निज्म का जो आइडियाज एंड वैल्यूज थे उसके अगेंस्ट ये एक तरीके का मूवमेंट था, राइट। The term is associated with skepticism, irony, and philosophical critique of concept of universal truth and objective reality। यानी कि अब skepticism क्या है, यानी कि इसमें संदेहवाद, हमेशा मतलब ट्रुथ की खोज में रहना, आइडेंटिटी की खोज में रहना। आयरनी क्या है, किसी पे हम व्यंग्यात्मक तरीके से कोई बात करते हैं तो वो होता है आयरनी, यानी कि एक्चुअल में हम जो बात कह रहे हैं उसका एक अनदर मीनिंग भी हो। ठीक है, वो होता है आयरनी। इस तरीके से ये चीजें आपको पोस्ट मॉडर्निज्म में देखने को मिलेंगी। ओके, सो अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म के बीच में जो भी आपको यहाँ पे मेजर डिफरेंसेस के बेसिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि मॉडर्निज्म क्या है एंड पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है। ओके, तो यहाँ पे मैं खुद को थोड़ा सा गायब कर लूंगी जिससे आपको अच्छी तरीके से स्लाइड्स दिखाई पड़े। ओके, तो आपके सामने स्लाइड है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म में बेसिक डिफरेंस क्या है। यानी कि इन दोनों मूवमेंट को समझने के लिए बहुत ही मेजर से डिफरेंस है जो कि हम नहीं अगर समझेंगे ना ही हम मॉडर्निज्म समझ पाएंगे ना ही पोस्ट मॉडर्निज्म समझ पाएंगे। क्लियर। तो हमारा जो फर्स्ट मेजर डिफरेंस है कि इसका जो टाइम पीरियड था, मॉडर्निज्म स्कूल ऑफ थॉट had took place in late 80s and early 90s। यानी कि जब यहाँ पे 18 सेंचुरी जो थी वो यहाँ पे खत्म हो रही थी। ठीक है, अब ये पीरियड स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब यहाँ पे 90s जो सेंचुरी चल रही थी यानी कि मिड 19 सेंचुरी आते आते ये पीरियड यहाँ पे खत्म हो गया था, राइट। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या हुआ था कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है स्कूल ऑफ थॉट that took place after वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये पीरियड स्टार्ट हुआ था। तो समझिए कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो थी उसकी डेट क्या थी। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था ये 1 सितंबर 1939 से लेके 2 सितंबर 1945 के बीच का ये पीरियड था। तो समझिएगा, देखिए 1945 या 1939 मतलब हो गया मिड 19 सेंचुरी। ठीक है, तो मिड 19 सेंचुरी से ये पीरियड स्टार्ट हुआ था पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉडर्निज्म एडवोकेटेड रेशनल थिंकिंग एंड यूज ऑफ साइंस एंड रीजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ मैन। ठीक है, मॉडर्निज्म में किस चीज को प्रमोट किया गया ज्यादा से ज्यादा, तो रेशनल थिंकिंग। ठीक है, एंड यू और यहाँ पे यूज ऑफ थिंकिंग, यूज ऑफ साइंस, यानी साइंस का बहुत ज्यादा प्रमोट किया। जैसे कि चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी वहां पे प्रोड्यूस किया था, राइट, इवोल्यूशन की। और यहाँ पे एक जो पोस्ट मॉडर्निज्म था ये बिलीव करता था इरेशनल और इरेशनलिटी ऑफ थिंग। ठीक है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि रेशनैलिटी एंड इरेशनैलिटी क्या होती है, तो उसको समझिएगा। पर्सनैलिटी एंड रेशनैलिटी जो होता है वो इंसान के सोचने के तरीके पे होता है, राइट। जैसे कि ये क्या करते थे, बहुत तर्कपूर्ण तरीके से सोचते थे जो मॉडर्निज्म में राइटर्स थे। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म थे वो सोचते थे अतार्किक तरीके से, यानी कि अतार्किक सोच से सोचते थे। ठीक है, वो बहुत ज्यादा लॉजिक बेस्ड चीजें नहीं देखते थे, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि मॉडर्निज्म एरा वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द सिंपल एंड एलिगेंट ओरिजिनल वर्क्स ऑफ गिफ्टेड आर्टिस्ट। ठीक है, इसमें ये क्या कहते थे कि जो मॉडर्निज्म एरा थी वो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि इसमें सिंपल और ओरिजिनल वर्क्स प्रोड्यूस किए जाते थे, राइट।
और पोस्ट मॉडर्निज्म जो एरा थी वो कैरेक्टराइज की जाती है टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट से, ठीक है। और यहाँ पे मॉडर्निस्ट बिलीव इन यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। जो भी सार्वभौमिक सत्य है उस पे ये बिलीव करते थे मॉडर्निस्ट जो राइटर्स थे या फिर जो वहाँ के लोग थे। पोस्ट मॉडर्निज्म जो थे वो डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल ट्रूथ, उनका कहना था कि कुछ भी सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा कुछ भी नहीं होता, राइट। नेक्स्ट देखिएगा कि मॉडर्निस्ट वर नॉट पॉलिटिकल, यानी कि जो मॉडर्निस्ट थे वो पॉलिटिकल नहीं थे, ठीक है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट वर वेरी पॉलिटिकल, ठीक है। देखिए जब ब्रिटिश ने कॉलोनाइजेशन कर लिया पूरी जगह पे, तो उसके बाद जब वो लोग फ्री हुए तो वो पॉलिटिकल वर्क्स प्रोड्यूस करने लगे, राइट। फोकस ऑन द राइटर, जो मॉडर्निस्ट थे वो फोकस करते थे राइटर पे, और ये जो पोस्ट मॉडर्न से ये फोकस करते थे ऑन द रीडर, यानी कि अब देखिए कोलोनाइजेशन के टाइम का पीरियड आप सोचिए कि उस टाइम पे क्या हुआ था कि लोग क्या करते थे, ऐसे वर्क लिखते थे जो आम लोगों की प्रॉब्लम से वो रिलेट कर सके, यानी कि उनके वर्क्स पढ़े और उनको मतलब फ्रीडम क्या है, आइडेंटिटी क्या है, इसके बारे में पता चले। जैसे कि एक इम्पोर्टेंट राइटर यहाँ पे हो जाते हैं सलमान रश्दी, उनके नॉवेल पढ़िए, आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके से इन चीजों पे बेखौफ होके लिखते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फोकस ऑन इंटीरियरिटी, और यहाँ पे मतलब जो मॉडर्निस्ट थे वो इंटीरियर थॉट्स पे यकीन करते थे, और जो पोस्ट मॉडर्निज्म में थे फोकस ऑन एक्सटीरियरिटी, यानी बाहरी जो चीजें हैं उस पे ज्यादा मतलब फोकस करते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अनरिलायबल नैरेटर, और यहाँ पे आयरनिक नैरेटर होते थे। रिजेक्शन ऑफ रियलिज्म मॉडर्निज्म का, और यहाँ एवियलेंस टुवर्ड्स रियलिज्म। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है लिटरेचर इज सेल्फ कंटेन्ड, इनका मॉडर्निज्म का मतलब था कि लिटरेचर जो है वो अपने आप में मतलब अपने आप में क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पे जो लिटरेचर था, लिटरेचर इज ओपन एंड इंटरटेक्चुअल, ठीक है। वो किस तरीके से टेक्स्ट से कनेक्ट रहता है, राइट। वो मतलब जो भी लिटरेचर लिखा जाता है वो बहुत ही एक दूसरे से, मतलब जो भी एटमॉस्फेयर है सोसाइटी उससे किसी ना किसी तरीके से इंटरकनेक्टेड रहता है। ओके, तो आपके सामने जो स्लाइड दिख रही है उसमें हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट, यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड से जो भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड है उसमें इंक्लूडेड है उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको एक मेजर कॉन्सेप्ट मिलेगा, वो है पोस्ट मॉडर्निटी, यानी कि पोस्ट मॉडर्निटी क्या है तो उसको समझिए। The term postmodernity was first used in an academic historical context as a general concept for a movement by Arnold J. Toynbee, ठीक है। तो ये नेम आपको याद रखना है, किसने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, तो अर्नोल्ड जे टॉयनबी इन 1939 essay which states that our own modern age has been inaugurated by the general war of 1940 से लेकर 1918, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो ये टर्म है, पोस्ट मॉडर्निटी, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निटी जो ये टर्म है ये किसने दिया, तो 1939 में ये दिया था अर्नोल्ड जे टॉयनबी, ठीक है। इनका नेम आपको याद रखना है, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में क्या अंतर है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में मिलेगा। स्ट्रक्चरलिज्म इज अ फिलोसॉफिकल मूवमेंट दैट वाज डेवलप्ड बाय फ्रेंच एकेडमिक्स इन 1950s, partly in response to French existentialism and often interpreted in relation टू मॉडर्निज्म एंड हाई मॉडर्निज्म, ठीक है। यानी कि ये जो स्ट्रक्चरलिज्म का ये फिलोसॉफिकल मूवमेंट था ये डेवलप किया गया था फ्रेंच एकेडमिक्स के द्वारा 1950s में, ठीक है। और बेसिकली ये एक रिस्पॉन्स था जो फ्रेंच एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो थ्योरी थी उसके अगेंस्ट, ये एक तरीके का क्या था, रिस्पॉन्स था, राइट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए जो इससे रिलेटेड है, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से जो थिंकर रिलेटेड है उनके नेम्स हैं क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, लिंग्विस्ट फर्डिनेंड डिसॉर एंड मार्क्सिस्ट फिलोसोफर लुइस एल्थसर, ठीक है। इनको आपने मास्टर्स में जरूर पढ़ा होगा लुइस एल्थसर को। और सेमियोटिशियन एल्गिरार्ड्स एंड ग्रेमियास एंड ग्रेमास, ठीक है। एंड साइकोएनालिस्ट जैकुस ब्लैंकर एंड लिटरेरी थ्योरिस्ट रोला बार्ट्स, ठीक है।
रोलाबाज, ठीक है। तो इनको इतना नाम आपको याद रखने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये यहाँ पे लुइस एल्थसर, ठीक है, फर्डिनेंड डी सॉसर एंड मार्क्सिस्ट फिलोसोफर लुइस एल्थसर एंड अनदर इम्पोर्टेंट इज रोलाबाज, ठीक है, इनको याद रखिएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, डीकंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। इसी टाइम पे एक और आपको थ्योरी यहाँ पे देखने को मिलेगी, डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पोस्ट मॉडर्निस्ट कंसर्न इज डीकंस्ट्रक्शन, थ्योरी ऑफ फिलोसफी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड फैक्चुअल एनालिसिस। तो डेवलप किससे किया गया था? जैक्वस डेरिडा, ठीक है। जैक्वस डेरिडा ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। सो बेसिकली यहाँ पे जो डीकंस्ट्रक्शन है, इसका क्या मतलब, तो ये रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। रिलेशनशिप बताता है किसका किसके साथ, तो ये टेक्स्ट और मीनिंग, टेक्स्ट का मीनिंग के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। टेक्स्ट का मीनिंग के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको ये बताता है, यानी कि एक ही टेक्स्ट के बहुत सारे मीनिंग है, तो उनका एक सामान्यीकरण करके जब कोई बात बताई जाए तो वो डीकंस्ट्रक्शन में आता है, ठीक है, राइट। यहाँ क्लियर हो जाता है कि डीकंस्ट्रक्शन क्या होता है। जैक्वस डेरिडा का नाम यहाँ पे याद रखना, क्योंकि उन्होंने इस थ्योरी को प्रोड्यूस किया है, राइट। यहाँ आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें आपको देखने को मिलेंगे मोस्ट प्रोमिनेंट जो पोस्ट मॉडर्निज्म के थिंकर्स हैं, उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जिनमें जो फर्स्ट नेम आता है वो जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड, ठीक है। तो ये आपको नेम याद रखना है। देखते हैं इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड, द फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर एंड कल्चरल क्रिटिक, इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर ऑफ पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न की जो फिलोसफी थी उसमें इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है, और ये एक फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर थे। नेक्स्ट इनका हिज बुक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ठीक है। इस बुक का नाम याद रखिएगा, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज इज कंसिडर्ड अ बाइबल ऑफ अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी पोस्ट मॉडर्निज्म एंड सप्लाइज अ कोहेरेंट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ इट, ओके। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये मेनली आपको फोकस किस पे करना है कि ये जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड जो थे, ये फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर थे, ठीक है। और इन्होंने काफी ज्यादा पोस्ट मॉडर्न जो फिलोसफी थी उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया, और इनकी जो बुक है, हिज बुक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओके। नेक्स्ट देखिए जैक्वस डेरिडा, जिनके बारे में हमने बात किया है अभी। जैक्वस डेरिडा इज फ्रेंच फिलोसफर बेस्ट नोन फॉर द डेवलपिंग अ फॉर्म ऑफ सेमियोटिक एनालिसिस नोन एज डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है। डीकंस्ट्रक्शन के लिए जाने जाते हैं, यानी टेक्स्ट का मीनिंग के साथ क्या रिलेशनशिप है वो ये थ्योरी बताती है, विच डिस्कवर्ड इन न्यूमेरस टेक्स्ट एंड डेवलप्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेनोमेनोलॉजी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, ही इज वन ऑफ द मेजर फिगर्स एसोसिएटेड विद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड मॉडर्न फिलोसफी, ठीक है। ये एक मेजर फिगर है जो कि एसोसिएट करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि जो फ्रेंच एग्जिस्टेंशियलिज्म की थ्योरी थी उसके अगेंस्ट था, मूवमेंट था एक, वो एक थ्योरी प्रोड्यूस हुई थी, और पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी से ये एसोसिएटेड थे, ठीक है। द टर्म डीकंस्ट्रक्शन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय हिम इन हिज बुक ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ठीक है। अब आपको ये बुक याद रखनी है कि किस बुक में इन्होंने इस नाम को यूज किया था, इस टर्म को यूज किया था डीकंस्ट्रक्शन को, तो वो था ग्रामेटोलॉजी, इनकी बुक थी, उसमें इन्होंने इस चीज को यूज किया था, ओके। तो ये हमारे हैं जैक्वस डेरिडा, इनकी पिक्चर आप देख लीजिए, और आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम नोटेबल ऑथर्स एंड उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को, ठीक है। अब यहाँ पे जॉन रॉबर्ट फॉल्स, ठीक है, पहले हमारे ऑथर कौन होते हैं? जॉन रॉबर्ट फॉल्स, ये इनकी पिक्चर है, याद रखिएगा। और इनका जो थोड़ा सा बायोग्राफी देख लेते हैं। 31 मार्च 1926 से लेकर इनका जन्म हुआ था, और 5 नवंबर 2005 तक ये जीवित रहे, ठीक है। वॉज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट है, क्रिटिकली पोजिशन्ड बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म के बीच तक ये रहे, ठीक है। यानी कि ये मॉडर्निज्म से लेके पोस्ट मॉडर्निज्म तक का पीरियड इन्होंने लीड किया था। दिस वर्क वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन पॉल सार्त्रे एंड अल्बर्ट कॉमस एंड अनदर सम इम्पोर्टेंट, ओके। सो यहाँ पे इनका जो इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा किससे हुए, तो जीन पॉल सार्त्रे, ठीक है, और यहाँ पे अल्बर्ट कॉमस, ठीक है, इनको याद रखिएगा, इनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। इनके नोटेबल वर्क अगर देख लिया जाए तो द कलेक्टर, मैगस एंड द फ्रेंच ल्यूटेनेंट्स वुमेन, ठीक है। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इनको याद रखिएगा।
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पोस्ट मॉडर्न राइटर के हिसाब से। नेक्स्ट देखिए एंजेला कार्टर, ठीक है, एंजेला कार्टर ये इनकी पिक्चर है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स क्या हैं। एंजेला ओलिवर पियर्स, इनका पूरा नाम क्या था, एंजेला ओलिवर पियर्स। मेनली ये जानी इसी नाम से जानी जाती थी, एंजेला कार्टर की वजह से, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ, तो 7 मई 1940 को इनका जन्म हुआ था। 16 फरवरी से लेके 1992 तक ये रही। हु पब्लिश्ड अंडर द नेम एंजेला कार्टर, ठीक है, इन्होंने एंजेला कार्टर के नाम से अपने बहुत सारे वर्क्स को पब्लिश किया। वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, ठीक है, इंग्लिश की एक नॉवलिस्ट थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, पोएट एंड जर्नलिस्ट थी, नोन फॉर हर फेमिनिस्ट मैजिकल रियलिज्म एंड पिकरेस्क्यू वर्क, ठीक है, इनके लिए ये जानी जाती, ठीक है। अब यहाँ पे आया आपका एक टर्म पिकरेस्क्यू वर्क क्या होता है, यानी कि पिकरेस्क्यू नॉवेल होती है, तो उसको हम समझिए। तो पिकरेस्क्यू मेनली एक नॉवेल होती है जो कि डील करती है प्रोज फिक्शन से, ठीक है, उससे, तो ये प्रोज फिक्शन से डील करती है। मेनली यहाँ पे एडवेंचर काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एडवेंचर ज्यादा देखने को मिलेगा विद किसके, रॉग्यू कैरेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि ये एपिसोडिक होती है, ठीक है, एपिसोडिक, ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जूलियन बार्न्स, ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट फिगर यहाँ पे मिल जाएंगे। जूलियन बार्न्स, इनका देखिए क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इनके फेमस वर्क्स काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मेट्रोलैंड 1980, बिफोर सी मेट मी 1982, फ्लॉबर्ट्स पैरेट 1984, स्टारिंग एट द सन 1986, और हिस्ट्री ऑफ वर्ड इन 10.5 चैप्टर 1989, टॉकिंग इट ओवर 1991, और यहाँ पर पॉरक्यूपिन 1992, इंग्लैंड इंग्लैंड 1998, ठीक है। तो जूलियन बार्न्स ये हैं, इनको याद रखिएगा। और नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए सलमान रश्दी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। सर अहमद सलमान रश्दी, born 19 जून 1947, इज एन इंडियन born ब्रिटिश अमेरिकन नॉवलिस्ट, ब्रिटिश एंड अमेरिकन नॉवलिस्ट थे ये, ठीक है, और इंडिया में ये बॉर्न हुए थे। अब देखिए यहाँ पे इनका एक इम्पोर्टेंट चीज है कि रस्ती सेकंड नॉवेल, इनकी एक सेकंड नॉवेल थी मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है, जिसको बुकर प्राइज मिला था 1981 में, ठीक है, ये याद रखिएगा, नॉवेल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बुकर प्राइज इनको मिला था मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 के लिए, ठीक है। नोटेबल वर्क देख ले तो ग्रीमस जो है 1975, ठीक है, ये इनकी फर्स्ट नॉवेल थी, राइट। तो इसको जरूर याद करिए, लेकिन इसको मतलब जो लिटरेरी क्रिटिक थे उन्होंने इसको मतलब कंसिडर नहीं किया कि इतनी अच्छी नॉवेल है, लेकिन देखिए सेकंड नॉवेल को ही क्या मिल गया, इनके बुकर प्राइज मिल गया 1981 में। अब यहाँ पे शालीमार द क्राउन 2005, विक्टरी सिटी 2023, एंड द इनचैंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस 2008, यानी कि अभी तक ये जीवित हैं और अच्छा लिख भी रहे हैं अभी भी ये। 2 years, 8 months and 28 nights 2015, The Golden House 2017, and Quicot 2019, ठीक है, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, याद रखिएगा सलमान रश्दी के। को भी हमने कंप्लीट कर लिया है, पोस्ट मॉडर्निज्म को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। पोस्ट मॉडर्निज्म से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हो सकते थे, उन सबको मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड करने की कोशिश किया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब आपको करना है, ठीक है, एक बात तो ये आप नोटिस कर लीजिए। और दूसरी चीज कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक और प्लस यहाँ पे शेयर भी करना है, ठीक है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे और चैनल के मोटिवेशन के लिए। एंड अनदर वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट कि आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा तो आप जाके प्रीवियस वीडियोस देखिए और अपने नॉलेज को बूस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखें।